रात के 12 बजे हैं। तेज बिजलियां कड़क रही हैं। तेज हवाओं से मालती के घर की खिड़कियों आपस में टकराकर जोर से आवाज़ें कर रही हैं। अपने आप मालती के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक दुल्हन के रूप में सजी संवरी औरत मालती के पास बैठकर चुपचाप मालती के पैर दबाने लगती है। कुछ देर बाद अचानक मालती की आंखें खुलती है तो सामने वो दुल्हन बाहर जाते हुए दिखाई देती है। मालती भी उसके पीछे जाती हुई कहती है कि कौन है वहाँ, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो गायब हो जाती है। मालती के पीछे ही त्रिपाठी साहब भी आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ मालती, आज फिर कोई बुरा सपना देखा क्या? मालती कहती है कि हाँ जी, वो ही एक दुल्हन के वेश में लड़की मेरे पास आकर बैठती है और मेरे पैर दबाने लगती है। त्रिपाठी जी कहते हैं, फिर तुमने वही बुरा सपना देखा? मालती कहती है कि वो कोई सपना नहीं है जी, वो हकीकत ही है जो मुझे अपनी सी लगती है। ऐसा लगता है कि मेरा और उसका कोई रिश्ता हो। आज अगर राजू हमारे साथ रहता तो मेरी बहू भी मेरे साथ रहती। त्रिपाठी साहब थोड़ा उदास होकर कहते हैं कि उस वक्त मुझे अपनी इज्जत और नाम के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। और वो दिन याद आते हैं जब सिन्हा साहब, जो त्रिपाठी जी के अच्छे मित्र थे, और दोनों ने इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने की सोची। दोनों सिन्हा साहब की बेटी प्रिया और त्रिपाठी साहब के बेटे राजीव का रिश्ता पक्का करने के लिए राजीव को त्रिपाठी जी ने अपने ऑफिस में राजीव को बुलाया और प्रिया के रिश्ते के लिए राजीव से पूछा कि अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारा रिश्ता सिन्हा साहब की बेटी प्रिया से पक्का कर दिया है। लेकिन राजीव ने कहा कि पापा, शादी पूरी जिंदगी भर साथ निभाने के लिए होती है और आपने मुझसे बिना पूछे ही रिश्ता भी पक्का कर लिया। त्रिपाठी जी कहते हैं कि देखो, मैंने तुमको बताने के लिए बुलाया, ना कि तुम्हारा फैसला सुनने के लिए। तुम्हें प्रिया से ही शादी करनी होगी। राजीव बिना कुछ बोले वहाँ से घर आता है और मालती से कहता है कि माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। वो बहुत अच्छी लड़की है और आपकी बहुत सेवा करेगी। इतने में ही वहाँ त्रिपाठी जी बहुत गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि राजीव, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस रिश्ते के लिए मना करने की? जानते हो सिन्हा, मेरे बचपन का दोस्त है। राजीव कहता है कि पापा, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। त्रिपाठी जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, अगर तुमने मेरे पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें इस जायदाद और घर से बेदखल कर दूंगा। राजीव कहता है कि मैं भी यहाँ से नेहा के बिना नहीं रहूँगा और गुस्से में दरवाजे के बाहर चला जाता है। मालती ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। त्रिपाठी जी अतीत की गहराइयों से बाहर आकर रोने लगते हैं। उसी वक्त कोई जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। त्रिपाठी जी, दरवाज़ा खोलिए। मालती दरवाज़ा खोलने जाती है और कहती है कि इस वक्त सिन्हा भाई साहब। सिन्हा जी दरवाज़ा खोलते ही सीधे त्रिपाठी जी के पास आकर कहते हैं कि आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। त्रिपाठी जी, अरे इस वक्त क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है। तेरे कहने पर आज 2 साल बाद मैंने राजीव को ढूंढ लिया। उसने किसी नेहा नाम की लड़की से शादी कर ली और दिल्ली में अपने दोस्त सुधीर के साथ रहता था। 2 महीने पहले ही नेहा ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब मैंने उसे बताया कि तुम उसकी तलाश में लगे तो वे दोनों बहुत खुश हुए और कल ही यहाँ के लिए रवाना हुए थे। मालती और त्रिपाठी जी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। मालती कहने लगी, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई साहब, मैं अभी उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ। सिन्हा साहब आंखों में आंसू लेकर कहते हैं कि लेकिन मालती और त्रिपाठी जी को चिंता हुई। दोनों पूछने लगे, लेकिन क्या सिन्हा, जल्दी बोल, हमें बहुत चिंता हो रही है। सिन्हा साहब दबी सी आवाज़ में कहते हैं, रास्ते में बहुत भयंकर दुर्घटना हो गई। क्या? त्रिपाठी जी कहते हैं कि वो ठीक तो है ना, बच्चा और बहू तो ठीक है, लेकिन राजीव अभी कोमा में चला। ये सुनते ही मालती और त्रिपाठी जी रोने लगते हैं और कहते हैं कि
हमें भी ले चलो उनके पास। जब मालती राजीव के पास जाने लगी तो किसी ने उसका पैर पकड़ा, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। मालती और त्रिपाठी जी वहां पहुंचे। एक छोटे से अस्पताल में राजीव का इलाज चल रहा था। पास ही नेहा बच्चे को गोद में लिए बहुत परेशान सी बैठी। मालती पहले तो राजीव को देखकर रोने लगी कि काश उस दिन ही उसकी बात मान लेते। अपनी बहू नेहा के पास नेहा ने रोते हुए उसके पैर छुए। मालती ने पोते को अपनी गोद में लिया और बड़े प्यार से सर पे हाथ फेरने लगी। त्रिपाठी जी बोले कि तुम चिंता मत करो बहू, मैं अपने बेटे का इलाज बहुत बड़े अस्पताल में करवाऊंगा। मालती पोते बहू को लेकर घर आ गई और त्रिपाठी जी ने राजीव को एक बड़े अस्पताल में दाखिल करवा दिया। डॉक्टर ने कहा कि राजीव की हालत में सुधार होने लग रहा गया है और जल्द ही वो होश में आ जाएगा। उधर रात के समय बच्चा पालने में पड़ा गला फाड़ कर रोने लगा। वहीं दुल्हन के वेश में लड़की ने मालती के कमरे में जाकर आवाज़ दी, माँ जी, माँ जी उठो ना। इतने में ही मालती की नींद खुल जाती है और बच्चे की आवाज़ सुनकर नेहा के कमरे में जाती है तो देखती है कि बच्चा पालने में रो रहा है और नेहा आराम से सो रही है। मालती ने नेहा को उठाकर कहा कि कैसी माँ हो तुम, बच्चा भूख से रो रहा है और तुम आराम से सो रही हो, लो पहले इसे अपना दूध पिलाओ। नेहा थोड़ी झिझक कर बोली कि मेरे दूध ही नहीं आता माँ जी, मैं तो इसे बोतल से दूध पिलाती हूँ। मालती हैरानी से पूछती है कि अभी तो 2 महीने ही हुए हैं और दूध नहीं आता, जाओ किचन से दूध लेकर आओ। माँ जी। जैसे ही नेहा दूध लाने जाती है उसे कोई जोर से गला पर थप्पड़ मारता है और वो बेड पर गिर जाती है। नेहा एकदम से डर जाती है। मालती पूछती है कि क्या हुआ। नहीं माँ जी, कुछ नहीं। चारों तरफ देखकर फिर से उठकर दूध लेकर आती है। एक रात राजीव के पास वाली नर्स कहीं चली। राजीव की ऑक्सीजन के नीचे से पानी पानी की आवाज़ आ रही। वहीं दुल्हन दरवाजे से आर पार आती हुई टेबल पर रखे जग से पानी का ग्लास भरा और राजीव को पानी पिलाने लगी। इतने में नर्स आती है और दरवाजे से देखती है कि राजीव को कोई बिठाकर पानी पिला रहा है। गिलास हवा में उड़कर अपने आप ही राजीव के मुंह तक जा रहा। नर्स को ये देखकर पसीने छूटने लगे। दौड़कर डॉक्टर के पास जाकर कहने लगी कि कोई न दिखने वाला आदमी राजीव को पानी पिला रहा है। डॉक्टर ने कहा चलो देखते हैं। दोनों दौड़कर राजीव के पास आए। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। डॉक्टर ने नर्स को डांटते हुए कहा कि तुम सो रही होगी, इसलिए नींद में बुरा सपना देखा होगा। देखो काम करना है तो करो, नहीं तो घर पर बैठो। नर्स कहती है माफ़ करना डॉक्टर, अब गलती नहीं होगी। मालती बच्चे को गोद लिए खिला रही थी कि वह रोने लगता है। मालती कहती है कि मैं अभी तेरे लिए दूध लाती हूँ और उसको पालने में सुलाकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहीं घूंघट वाली दुल्हन उसके पास आकर खड़ी हो जाती है कि बच्चा एकदम चुप होकर उसे देखता रहता है। मालती किचन से दूध लेकर आती है तो देखा तो बच्चा टटकती लगाए देखे जा रहा है। मालती सोचने लगती है कि ये बच्चा जो इतनी बुरी तरीके से रो रहा था अब एकदम चुप होकर किसे देख रहा है। दूसरे दिन सुबह नेहा मालती के पास आकर कहती है माँ जी, मैं राजीव के पास अस्पताल जा रही हूँ। मालती कहती है कि बच्चा कहाँ है, वो अभी सो रहा है। अचानक मालती की नज़र उसके गले पर जाती है। अरे बहू, तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना। नेहा थोड़ा डरी सी कहती है कि वो माँ जी भूल गई। कोई बात नहीं, मैं देती हूँ तुमको। मालती अपने कमरे में जाती है और भारी सा सोने का मंगलसूत्र लाकर नेहा के गले में पहना देती है। मालती कहती है कि बड़े अरमान से बनवाया था कि राजीव की शादी में उसकी पत्नी को मुंह दिखाई पर दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बना तो तुम्हारे लिए ही था। नेहा जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है उसे ऐसा लगता है जैसे कोई मंगलसूत्र को जोर से खींच रहा हो। नेहा को बहुत बुरी घुटन हो रही थी, फिर अचानक उसे फेंक कर चली जाती है। ये सब मालती को बहुत अजीब लगता है। फिर एक रात को नर्स को नींद आ जाती है और कोई राजीव का ऑक्सीजन निकाल देता है। उसकी सांस तेजी से फूलने लगती है। अचानक डॉक्टर के पास की सारी लाइट झप झप करने लगती है और अंधेरे में औरत की आवाज़ आती है कि डॉक्टर राजीव के पास चलिए, उसकी तबीयत
बहुत खराब है। जब डॉक्टर जाकर देखते हैं तो राजीव का ऑक्सीजन मास्क हटा हुआ था और नर्स आराम से सो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत ही उसे फिर से मास्क लगाया और नर्स को उठाकर बोले कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो राजीव की जान जा सकती थी। तुम यहाँ काम करने आती हो या सोने, मैं तुमको आखिर मौका देता हूँ। अगर फिर से गलती की तो सीधा नौकरी से बाहर कर दूंगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि आखिर वो औरत कौन थी जिसकी वजह से आज राजीव की जान बच गई। मालती घर में अकेली थी। अचानक बच्चा नींद से उठ जाता है और जोर से रोने लगता है। वो घूंघट वाली दुल्हन उसके कमरे में आकर उसे गोद में लेते ही बच्चा एकदम चुप हो जाता है। मालती किचन से दूध की बोतल लेकर कमरे में आती है और बच्चे को देखकर जोर से चिल्लाती है क्योंकि बच्चा हवा में ऊपर उठा था। उसके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मालती सहमी हुई से बोली, कौन है यहाँ? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये कहते ही वो बच्चा वापस अपने पालने में चला जाता है। लेकिन मालती को ये एहसास था कि यहाँ कोई तो है। वो डरती हुई बच्चे के पास गई और उसे गोद में लेकर सीने से लगा लिया। रात को फिर जब मालती सो रही थी तो वही दुल्हन उसके पास आकर पैर दबाने लगी। लेकिन मालती की आंखें खुलती ही वह जैसे ही जाने लगी, मालती ने गुस्से से बोला, रुको, कौन हो तुम? कभी मेरे पैर छूती हो, कभी आसपास रहती हो, मुझे ही क्यों परेशान करती हो? दुल्हन ने घूंघट उठाया और उसकी तरफ देखा तो मालती को अपनेपन का सा एहसास हुआ। उसका गुस्सा एकदम से चला गया। वो औरत कहती है कि माँ जी, मैं नेहा हूँ। मालती कहती है, नाम नहीं, अपना पूरा परिचय दो। मुझसे आखिर क्या चाहती हो? माँ जी, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। मालती कहती है, बच्चे की माँ? हाँ माँ जी, मैं आपकी राजीव की पत्नी और इस बच्चे की माँ हूँ। माँ जी, जब आप दोनों लोगों ने राजीव को घर से निकाल दिया तो राजीव मेरे हॉस्टल में आए और मुझे पापा की और अपनी बहस के बारे में बताया और कहा कि हम अभी शादी करेंगे। हमने जल्दी ही शादी कर ली और राजीव ने अपने दोस्त सुधीर से मिलवाया कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अब से हम कुछ दिनों तक इसके घर में ही रहेंगे। इसने मेरे लिए एक नौकरी भी देख रखी है। हम दोनों सुधीर के घर गए। वहाँ उसकी बहन प्रिया ने हमारा गृह प्रवेश किया। हम लोग वहाँ बहुत खुशी से रहने लगे। हमें पता भी नहीं था कि आप लोगों ने हमारी तलाश शुरू कर दी। यकीन मानिए माँ जी, मुझे बहुत अफसोस था कि मेरी वजह से राजू आप लोगों से दूर हो गया। मालती कहती है कि राजू के चले जाने के बाद सिन्हा भाई साहब ने बहुत साथ दिया और उन्होंने ही कहा कि त्रिपाठी जी को सारी जायदाद अपने पोते के नाम कर देनी चाहिए और राजीव को माफ़ कर देना चाहिए। त्रिपाठी जी ने वैसा ही किया, वरना हमें तो ये भी नहीं पता था कि राजीव ने शादी भी की होगी या नहीं, उसका बच्चा है या नहीं। मालती कहती है कि सिन्हा साहब वो सब बातें भूलकर राजीव को माफ़ करने के लिए बार बार उसके पापा से कहते। यह सब बातें सुनकर आरती कहती है कि नहीं माँ जी, सिन्हा साहब कुछ नहीं भूले, बल्कि उन्हें हमारे यहाँ आने के कुछ दिनों बाद ही पता चल गया था। वे हमसे मिलने भी आए और राजीव को कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा ने तुमको माफ़ कर दिया और मुझे तुम्हें घर लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बेटा राजू, भगवान अपनी किस्मत ऊपर से ही लिख कर लाता है। शायद मेरी बेटी की किस्मत में तुम नहीं थे। राजू कहता है कि अंकल जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। जब सिन्हा अंकल को ये पता चला कि मैं पेट से हूँ तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं तुम तीनों को ही अपने साथ लेकर जाऊँगा। जब आरती का बच्चा होगा फिर माँ जी, 9 महीने बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। तब तक सिन्हा अंकल ने पैसों का लालच देकर राजू को उसकी बहन प्रिया को अपने घिनौने साजिश में शामिल किया। उनको कहा कि आरती और राजू के मर जाने के बाद सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। प्रिया को नेहा के बच्चे की माँ बनना होगा। ये सुनकर मालती की आंखों से आंसू बहने लगे कि हाँ बहू, तभी प्रिया बच्चे को अपना दूध नहीं पिला रही थी। आरती कहती है कि जब बच्चा कुछ दिन का गया तो सिन्हा अंकल फिर आए और कहने लगे कि अब आपनों से मिलने का दिन आ गया। प्रिया ने कहा कि हम दोनों ने आपके घर वालों को सरप्राइज करने का निश्चय किया है। बच्चे को हम तीनों हमारे साथ लेकर जाते हैं और आप दोनों पीछे से दूसरी गाड़ी में आ जाना।
मुझे तो कुछ अजीब लगा माँ जी, लेकिन आपके बेटे को अपने दोस्त और सिन्हा अंकल पर पूरा भरोसा था। हम सब दो अलग गाड़ियों में रवाना हुए। रास्ते में जब सामने से बड़ा ट्रक आया तो राजीव ने कहा, ये क्या हो रहा है नेहा, इसमें ब्रेक काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम दोनों के सामने ट्रक के रूप में मौत आ रही थी। कुछ देर में हमारा भयंकर दुर्घटना हो गई। आपके बेटे की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसी रास्ते पर एक खाली एम्बुलेंस जा रही थी। उसने हमें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मैं बच ना पाई। ये सुनते ही मालती ने कहा, क्या? हाँ माँ जी, मैं नेहा नहीं, उसकी आत्मा हूँ। मालती रोते हुए कहती है कि ये क्या कर दिया सिन्हा ने, मेरे बेटे के हंसते खिलते परिवार को बिखेर दिया रुपयों के लालच में। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी। नहीं माँ जी, उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। जिस भाड़े के ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी, उसका तो उसी दिन दुर्घटना के में मौत हो गई और ट्रक पानी में गिर गया। माँ जी, अब सज़ा उनको मैं दूंगी और आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। शायद मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना नहीं लिखा। मालती भी रोने लगती है कि मैंने एक बहू के रूप में बेटी को खो दिया। दूसरे दिन राजीव को होश आ जाता है। डरकर बिना कुछ बोले ही साहब और अपने भाई सुधीर के पास जाती है और कहती है कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता। राजीव को होश आ गया। अभी तो डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। सिन्हा कहता है कि मैं सुधीर को अस्पताल में ही जहर का इंजेक्शन लगवा दूंगा। इतने में ही वहाँ त्रिपाठी जी आ जाते हैं। उनको देख नेहा सकपका जाती है। कहती है कि इन्हें खुशखबरी देने आई थी। त्रिपाठी जी ने अनदेखा करके कहते हैं कि सिन्हा, राजीव को होश तो आ गया, लेकिन कुछ याद नहीं, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि आपको वापस पहले वाली जगह पूना ही लेकर जाना होगा। तुम तीनों शाम को ही निकल जाना, फिर हम आते हैं। ये सुनकर सिन्हा मन ही मन बहुत खुश होकर कहता है कि अब हम फिर वही दुर्घटना करवाएंगे, लेकिन इस बार बलदेव त्रिपाठी का पूरा परिवार मौत के घाट उतरेगा। राजीव कहता है कि अब हम फंस तो नहीं जाएंगे। सिन्हा कहता है कि मेरे हुए तुम दोनों बेफिक्र रहो। तीनों शाम को पूना के लिए निकलते हैं। रास्ते में बातें कर रहे थे कि त्रिपाठी की सारी जायदाद हमारी हो जाएगी, बस कुछ ही पल में, फिर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इस बार मौत उनकी नहीं बल्कि तुम दोनों की होगी। अचानक किसी औरत की आवाज़ आती है। नेहा डरते हुए इधर उधर देखती है तो पास ही नेहा की आत्मा को देख कहती है कि ये तो आर नेहा है। ये सुनते ही सिन्हा और सुधीर ने देखा कि पीछे की सीट पर नेहा के पास नेहा की आत्मा बैठी थी। तीनों ने डर से पसीने छूटने लगते हैं। सिन्हा कहता है कि नेहा, तुम तो मर चुकी थी। फिर सिन्हा, मैं आरती नहीं, उसकी आत्मा हूँ और अब तुम तीनों की मौत बनकर आई हूँ। तुम तीनों ने कुछ रुपयों के लालच में मेरे परिवार वालों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और ये सोच रहे हो कि तुम इतना बड़ा गुनाह करके बच जाओगे। नहीं, इतने में गाड़ी अपने आप चलने लगती है और सिन्हा ने जो भाड़े का ट्रक लिया था राजीव के परिवार को मारने के लिए, उसी के सामने जाने लगता है। तीनों मौत के सामने देख नेहा के सामने गिड़गिड़ाने लगे। सुधीर ने कहा कि हमने सिन्हा की बातों में आकर तुम्हारे साथ धोखा दिया, हमें माफ़ कर दो आरती। अचानक वो गाड़ी सड़क के बाएं मुड़ जाती है और ट्रक आगे निकल जाता है। वो तीनों सोचते हैं नेहा ने माफ़ तो कर दिया। फिर सामने से आवाज़ आती है, नहीं सिन्हा, तुम तीनों आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इतना कहते ही गाड़ी में आग लग जाती है और गाड़ी जलकर राख हो जाती है। वहाँ राजीव, मालती और त्रिपाठी से अपनी दूसरी गाड़ी में आते हैं और आंखों में आंसू भरकर त्रिपाठी जी कहते हैं कि नेहा, तुमने आज फिर हम सबकी जान बचा ली। आरती कहती है कि मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे जाने की इजाज़त दो आदरणीय पिताजी। राजीव कहता है कि मैं ये पहाड़ सी जिंदगी तुम्हारे बिना कैसे काटूंगा। नेहा बोली कि मैं तुम्हें अमानत के तौर पर अपना बच्चा छोड़कर जा रही हूँ, इसकी परवरिश अच्छी तरह करना। और मालती और बलदेव से कहती है कि मेरी किस्मत में आपकी सेवा का अवसर नहीं था। ये कहकर नेहा गायब हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।